सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले इनुइट समुदाय के विषय में, समझेंगे कि आखिर आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले यह लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इनकी कौन कौन सी प्रमुख चिंताएं हैं, यहां पर ऐसा क्या किया जा रहा है कि लोग आंदोलन पर विवश हो गए हैं, और साथ ही समझेंगे कि आखिर यह जो आंदोलन का मुद्दा है यह कितना गंभीर है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे अमेरिका के द्वारा सीरिया में की गई बमबारी के विषय में, और समझेंगे इस बमबारी के क्या क्या निहितार्थ हैं। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनुइट समुदाय के विषय में। इनुइट समुदाय को समझने से पहले आप इनको देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है बर्फीले क्षेत्र हैं, और इन बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली यह लोग हैं जिनको इनुइट के नाम से जानते हैं। इनके विषय में सभी कुछ हम काफी डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा मैप को समझिए। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर नॉर्थ अमेरिका का मैप दिखाया गया है। यहां पर देखेंगे तो दो प्रमुख आपको जो है कि देश देखने को मिलेंगे। एक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है कनाडा। अब जब कनाडा को आप देख रहे हैं तो इसको एक और मैप के माध्यम से देखिए, जिससे टॉपिक पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। यहां पर देखिए कनाडा का मैप आपको दिखाया गया है। इसमें देखेंगे तो इसका एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जिसका नाम है बेफिन आइलैंड। ये जो बेफिन आइलैंड या बेफिन द्वीप वाला क्षेत्र है, यहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा कुछ ज्योग्राफी की चीजों को समझ लीजिए जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। यहां पर आपने देखा बेफिन आइलैंड, इससे थोड़ा सा आप इधर आइए, यहां पर आपको दिखाई देगा विक्टोरिया आइलैंड। फिर इसके थोड़ा सा और पश्चिम में आइए, यहां पर दिखाई देगा बैंक आइलैंड, और इसके नॉर्थ में आइए, यहां पर दिखाई देगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। जितने आइलैंड है या आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने देखा होगा परीक्षा में जो द्वीप ज्यादा चर्चा में रहता है, कभी कभी उसको नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसके समीपवर्ती जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनको पूछ लिया जाता है। तो ये जितने मैंने नाम बताए सब काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपको एक सागर देखना है जिसका नाम है ब्यूफोर्ड सागर, और यहां पर देखना है आपको लेब्राडोर सागर। ये जो लेब्राडोर सागर है यह यहां से जुड़ता है एक और खाड़ी क्षेत्र से जिसका नाम है हडसन बे या हडसन की खाड़ी। इसी हडसन की खाड़ी के दक्षिण में एक जेम्स वे या जेम्स की खाड़ी वाला क्षेत्र है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? एक जल संधि, और इस जल संधि का नाम है हडसन जल संधि। आपको पता है कि जो जल संधियां होती हैं जिनको इंग्लिश में स्टेट बोला जाता है, वह क्या करती हैं? दो वाटर बॉडी को जो है कि कनेक्ट करती हैं, और दो मुख्य भूमि या जो है कि स्थलीय क्षेत्रों को क्या करती हैं? अलग करती हैं। तो देखिए ये जो हडसन स्टेट है ये क्या कर रहा है? बेफिन आइलैंड को अलग कर रहा है। आपका ये जो क्यूबेक प्रांत वाला क्षेत्र है इसको अलग कर रहा है। ये जो क्षेत्र है इसको उंगावा पेनिनसुला वाला क्षेत्र भी के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर ये हडसन जो जल संधि है ये काफी महत्वपूर्ण। यहां पर एक और जल संधि है जिसका नाम है डेविस जल संधि। यह डेविस जल संधि को अगर देखेंगे तो ये क्या करती है? यह कनेक्ट करती है दो जगहों को। बेफिन बे को क्या करती है? लेब्राडोर सागर से कनेक्ट करती है, और अलग किसको करती है? ग्रीनलैंड को किससे? बेफिन आइलैंड से अलग करती है। तो यहां पर आपने कुछ चीजों को देख लिया। अब मैं आपको समझाता हूं, फिर से मैं मैप का सहारा लूंगा। अब देखिए इनुक का अर्थ होता है व्यक्ति, वहीं इनुइट का अर्थ होता है लोगों का समूह, अर्थात जब अधिक लोग हों तब कहा जाता है इनुइट। यह लोग ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस के उत्तर वाले क्षेत्रों में, अर्थात जो आर्कटिक क्षेत्र के पास वाले क्षेत्र वहां पर रहते हैं। पहले इनुइट लोगों को एस्किमो के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन बहुत से, ध्यान दीजिएगा शब्द, लेकिन बहुत से इनुइट लोगों को यह जो शब्द है एस्किमो अपमानजनक लगता था, इसलिए इन्हें इनुइट ही कहा जाता है। बावजूद इसके यह जो लोग, इनका नाम इन्होंने, कुछ लोगों ने भले ही अपना नाम इनुइट कर लिया हो, लेकिन
लेकिन इनकी जो वैश्विक पहचान है वह एस्किमो के नाम से ही होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक और शब्द जो है आपका कलालित। तो ये जो कलालित है, ग्रीनलैंड में इनुइतों को क्या कहा जाता है? कलालित कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कलालित कौन है या उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो आपको वही सब विशेषताएं बता देनी है जो इनुइत की विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जो इनुइत लोग हैं यह जो है संबंधित हैं मंगोलाइट प्रजाति से, अर्थात यह माना जाता है ये मुख्य रूप से जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र या साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहां के लोग हैं। और इन्होंने क्या किया, भ्रमण करते हुए ये जो ठंडे क्षेत्र हैं हर जगह ये बिखर गए। इनका जो रंग होता है भूरा और पीला होता है, चेहरा सपाट होता है और चौड़ा होता है, आंखें गहरी होती हैं और कत्थई होती हैं। ये जो मैंने आपको फैक्ट बताया ये प्रारंभिक परीक्षा में आईएएस के ही पेपर में पूछा जा चुका है। यह लोग जो है कि रेंडियर और कैरिबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। यह जो जीव है जो वहां पर पाए जाते हैं उनके जो है कि खाल से बने वस्त्रों को पहनते हैं। ठंड से बचने के लिए फर की टोपी पहनते हैं, फर का मतलब खाल का ऊपरी भाग, और पांव में लंबे जूते पहनते हैं। ये जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, सिर्फ शिकार पर निर्भर रहते हैं। और लोग किस चीज का शिकार करते हैं, ये शिकार करते हैं श्वेत भालू, रेंडियर, कैरिबो, आर्कटिक लोमड़ी, व्हेल, सील, वालरस का शिकार करते हैं। और इनकी जो एक पहचान है अपनी प्रसन्न मुद्रा के लिए जाने जाते हैं। इनका जो निवास गृह है उसको इग्लू के नाम से जाना जाता है जो बर्फ के टुकड़ों से बनाया जाता है। ये परिवहन के लिए एक जीव का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने हमारे यहां देखा होगा कई जीवों को परिवहन के लिए जैसे बैलगाड़ी में अन्य चीज़ों में यूज किया जाता है, यहाँ पर भी रेंडियर जीव का यूज किया जाता है। और इनकी जो गाड़ी है उसको बोला जाता है स्लेज गाड़ी। आर्कटिक क्षेत्र का जो पर्यावरण है जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर बर्फ और यहाँ पर जो मानवीय हस्तक्षेप है इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में कहें कि यदि यहाँ पर बर्फ को नुकसान हो या फिर यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप हो तो यहाँ के लोग दिक्कत होगी। तो आप कहेंगे लग रहा है क्लाइमेट चेंज का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग का यहाँ इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियां अगर बढ़ेंगी तो यहाँ पर जो जीव है जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है ऐसे क्षेत्र में जो जीव अपना विकास कर भी पाए हैं उन पर क्या होगा, संकट उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर जो जीवन यापन है वो दुनिया भर में सबसे कठिन माना जाता है। ऐसे में अगर मानवीय हस्तक्षेप बढ़ेगा तो यहाँ पर जब जीवों की संख्या घटेगी तो उसका असर क्या होगा, यह जो इनुइट समुदाय के लोग हैं इनके अस्तित्व पर भी पड़ेगा। और हुआ क्या है, वर्तमान समय में इनुइट ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब आंदोलन जहां पर कर रहे हैं वह जो क्षेत्र है वह देख लीजिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए हमने कहा कि यह देखिए आपका जो बेफिन आइलैंड वाला क्षेत्र है, देखिए मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमने कहा क्या कहा था, यह जो बेफिन आइलैंड है इसकी लोकेशन फिर से ध्यान से देख लीजिए। इसी को थोड़ा सा अब मैं जूम कर आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए ये रहा आपका बेफिन आइलैंड वाला क्षेत्र और यहीं पर एक देखिए ये मेरी रिवर आयरन माइन अर्थात मेरी रिवर नदी क्षेत्र में एक जो है कि लो अयस्क खनन का एक क्षेत्र है। और यहीं पर क्या हुआ है, एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर पहले से ही क्या हो रहा है, लो अयस्क का खनन हो रहा है। और अब यह प्रस्ताव रखा गया है कि यह देखिए जो रेड कलर की आपकी पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ से इसको क्या किया जाएगा, इसको यहाँ इस पोर्ट से जिसका नाम है मिलने पोर्ट इससे जोड़ा जाएगा। इससे इनको फायदा यह होगा कि यहां पर जो भी ये लोहा का या लो अयस्क का उत्पादन करेंगे इसको यहां पोर्ट्स तक पहुंचा देंगे और फिर समुद्री रास्ते से फिर वह अन्य स्थानों पर पहुंचा पाएंगे। अब आप इसकी जो लोकेशन है इसको फिर से थोड़ा ध्यान से देखिए, आप समझ पाएंगे कि पूरा कितना जटिल क्षेत्र। अब आप यहां पर देख रहे हैं तो आपको पता है कि यह जो क्षेत्र है जिसका निर्माण यहां पर किया जा रहा है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहां के बाद जीवन बचता ही कहां पर है। तो जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनका यह कहना है एक तो पहले से ही हमारे लिए यहां पर संसाधनों के नाम पर बहुत कम चीजें बची है। ऐसे में यहां पर जो लोह अयस्क का खनन किया जा रहा है वह खनन लंबे समय से किया जा रहा है। उससे न सिर्फ जो है कि प्रदूषण पदार्थ निकल रहे हैं, बहुत तरह के पोल्यूटेंट मटेरियल जो है कि बर्फीले क्षेत्रों में फेंके जा रहे हैं जिससे वहां पर रहने वाले जीव प्रभावित हो रहे हैं, उनकी संख्या घट रही है। बल्कि जब यहां पर यह प्रोजेक्ट जो
बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें क्या किया जा रहा है, जो मैंने 2 लोकेशन आपको दिखाया उस बीच में क्या किया जा रहा है, एक रेलवे लाइन का विस्तार किया जाएगा और यहां पर हजारों श्रमिक डेली काम करेंगे। ऐसे में क्या होगा, इस क्षेत्र का जो पूरा इकोसिस्टम है वो डैमेज होगा, यहां के जो जीव हैं वो प्रभावित होंगे। आई होप थोड़ा सा आप टॉपिक को समझ रहे होंगे। तो अब इस चीजों को समझते हैं। कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र में एक खनन कंपनी के खिलाफ इनुइट समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र स्थित मेरिन रिवर माइन जो नुनाउट प्रांत, ये ध्यान रखिएगा, नुनाउट स्टेट में स्थित है, इसके बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। और यहां पर जब प्रदर्शन हो रहा है तो मैंने जो क्षेत्र दिखाया, यहां पर पहुंचने का अभी सिर्फ एक ही मार्ग है, हवाई मार्ग। और उस हवाई मार्ग को प्रदर्शन करने वाले इन लोगों ने, अर्थात इनुइट समुदाय के लोगों ने ब्लॉक कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, यहां पर जो कंपनी है ये कोर्ट में पहुंच गई और कोर्ट ने आंदोलनकारियों से कहा कि पहले आप एयर स्ट्रिप खाली करिए, क्योंकि यहां पर रहने वाले जो कामगार करने वाले खनन में क्षेत्र में लोग फंसे हुए हैं। लेकिन आंदोलन क्या हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए। अब हो क्या रहा है कि ये जो खनन क्षेत्र बैफिन द्वीप में के उत्तरी भाग में स्थित है, यहां काम कर रही कंपनी जिसका नाम है बैफिन लैंड आयरन माइंस कंपनी, इस क्षेत्र का खनन का विस्तार करना चाहती है। अर्थात आने वाले समय में जो है कि यहां पर 12 मिलियन टन जो है कि खनन का विस्तार किया जाएगा। अर्थात जो खनन हो रहा है उसको लगभग डबल करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। और जब खनन ज्यादा किया जाएगा तो इस खनन किए गए अयस्क को पोर्ट वाले एरिया तक पहुंचाने के लिए लगभग 100 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विकास यह करना चाहती है। और इससे क्या होगा, इस खनन क्षेत्र का जो मेरी रिवर माइन क्षेत्र मैंने दिखाया, इसका जुड़ाव क्या हो जाएगा, एक पोर्ट वाले एरिया से हो जाएगा जिसको मैंने आपको दिखाया। और इससे क्या होगा, यह अपने उत्पादों को अन्य स्थानों पर भेज सकेंगे। और इसी प्रोजेक्ट का विरोध, अर्थात जो यह रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है, इसी का विरोध इनुइट समुदाय के लोग कर रहे हैं। इनका यह कहना है यह क्षेत्र पहले से ही कम जीवों वाला है, ऐसे में अगर यह प्रोजेक्ट बढ़ता है तो यह जो जीव जिनकी संख्या पहले से कम है उनकी संख्या घटेगी और जीवों का विस्थापन होगा। और जब जीवों का विस्थापन होगा तो हम जो शिकार करके या अपना जीवन यापन करते हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। यहां पर खनन की गतिविधियों से पहले ही बहुत से जीव क्या हो चुके हैं, उनकी संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। और इसके वजह से यहां के जो रहने वाले लोग हैं उनके जो आजीविका है उस पर निगेटिव इंपैक्ट पहले से पड़ रहा है। और अगर रेलवे लाइन क्या होता है, एक ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जहां पर आवागमन ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है, जहां पर मानवीय गतिविधियां ज़्यादा होंगी, आवागमन ज़्यादा होगा, वहां से जीव क्या करते हैं, अपने आप को दूर कर लेते हैं। और ऐसे में क्या होगा, काफ़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा इन समुदाय का यह भी कहना है कि यहाँ की खनन गतिविधियों से यहाँ के पर्यावरण पर पहले बहुत ज़्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ चुका है। यहां पर जो बर्फीला क्षेत्र है जिसको व्हाइट होना चाहिए वो लौह अयस्क की वजह से लाल हो चुका है। और यह जो लौह अयस्क है पानी और बर्फ के साथ क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन करके वहां पर प्रदूषण फैला रहा है, जिससे मछलियों के साथ साथ बहुत से जो जीव हैं जो वहां पर सर्वाइव करते हैं उन पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। कुल मिलाकर आयरन ऑक्साइड पहले से यहां पर बहुत क्षति कर चुका है। कंपनी का मानना है कि कंपनी को चालू रखने के लिए, अर्थात उसके प्रॉफिट के लिए या उसको सर्वाइव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना जरूरी है। कंपनी का कहना है कि वह इस प्रकार का अपना विस्तार करेगी जिससे किसी भी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। लेकिन यह जो बात है यह दुनिया की कोई पहली कंपनी नहीं कह रही, हर कंपनी यही कहती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं पहले ही बता दूं कि इस प्रकार के सैकड़ों ऐसे केसेस आए हैं जो इंडिजिनस जो प्रजाति हैं या वहां के जो मूल लोग हैं उनको विस्थापित किया गया है। और हमारे आपके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें सोना चांदी को ले सकते हैं, आप बहुत सी चीजों को ले सकते हैं जो वहां के लोगों के खून पर हम लोग यूज करते हैं। अर्थात उस चीज का उत्पादन करने के लिए वहां के जीवों और वहां के लोगों को न सिर्फ हटाया गया है बल्कि उनके ऊपर बहुत से अत्याचार किए जा चुके हैं। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। कुल मिलाकर जो चीजें आपके पास में दिखाई देती हैं हर चीज आसानी से उत्पादन उसका नहीं होता है। तो इन लोगों का यह कहना है कि यह जो बात कंपनी कह रही हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने सैकड़ों, जी हां सैकड़ों ऐसे आंदोलन के इतिहास हैं और ऐसी घटनाएं हैं जिससे यह पता चलता है कि वहां के लोगों का जो है कि शोषण कंपनियां अपनी आर्थिक लाभ के लिए करती हैं। कंपनी ने कहा है कि हम जो है कि कोई नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं होने देंगे, साथ ही $2 बिलियन का हम जो है कि अनुदान कनाडा की सरकार को देंगे जो सरकार इन समुदाय के कल्याण पर खर्च कर सके।
अब इन लोगों का कहना यह है कि एक चीज बताइए कि हमारे ऊपर ये जो खर्च करने की बात कही जा रही है, ये कैसे संभव हो सकता है। ये कैसे संभव होने का मतलब ये है कि जब कंपनी लाभ के काम करेगी और ये जो पैसे दे रही है, इस पैसे से क्या होगा, हमें रोड नहीं चाहिए, हमें वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, बर्फ जमी रहती है, ऐसे में जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल किया जाए। लेकिन कंपनी अभी पीछे नहीं उठी है और कनाडा की सरकार वो जो है कि इससे प्रतिबंधित है कि इनका ख्याल रखे। दरअसल 1993 में इनुइट समुदाय और कनाडा की सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था। समझौते में यह कहा गया था कि कनाडा की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह क्या करेगी, यहां पर रहने वाले इंडिजिनस लोगों का सुरक्षा प्रदान करेगी। और इसी को लेकर कनाडा की सरकार ने जब इस कंपनी पर जो है कि थोड़े से दबाव बढ़ाए, तो कंपनी ने कहा कि हम पैसे देकर आपको उसी प्रावधान जो आपने 1993 में समझौता किया है उसी के तहत कुछ सुविधाएं दे दीजिए। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना यह है कि हमें कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, बल्कि यह जो 1993 की ये ट्रीटी है वह यह कहती है कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी को अलाउड नहीं किया जाएगा जिससे यहाँ के लोगों पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जबकि यह जो पूरा प्रोजेक्ट है यह तो हमारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा। दूसरी चीज, एस्किमो या फिर इनुइट समुदाय के जो लोग हैं उनकी संख्या तेजी से घट रही है। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर और जो है कि पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन डिप्लेशन के साथ कई पहले से ही उनके सामने चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकार अगर यहां पर जो आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए यहां पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देती है, तो इससे यह इस रूप में लिया जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की एक मानवीय भूख है जो आर्कटिक क्षेत्र से लेकर जो है कि पोल वाले क्षेत्र पर जो कुछ भी उसके पास उपलब्ध है उसका खनन करके जो है कि वहां के पर्यावरण और साथ ही साथ वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाना। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पूरा मुद्दा क्या है, क्यों आंदोलन हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जो कि जुड़ा हुआ है सीरिया के बमबारी से। अब देखिए यहां पर इराक का आपको मैप दिखाया गया है। इस इराक को देखिए तो यहां पर आपको एक और देश दिखाई देगा, सीरिया, और दोनों की बाउंड्री आप देख सकते हैं यह शेयर होती है। यहीं पर एक स्थान है इरबिल, इसका जिक्र आने वाला है, इसको देख लीजिए। और एक मैप और देख लीजिए। अब देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है मिडिल ईस्ट का मैप। मिडिल ईस्ट का जब मैप आप देखेंगे तो देखिए फिर से यहां पर आपको सीरिया दिखाया गया है, इराक दिखाया गया है, यहां पर ईरान दिखाया गया है, ईरान का भी जिक्र आएगा। ईरान को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप देखें तो ईरान की जो बाउंड्री है वह डायरेक्ट सीरिया से तो कनेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है उसमें ईरान का भी नाम आएगा, जिक्र आएगा। यहां पर एक आप देख लीजिए, यह एक स्थान है जिसका नाम है बुकामर, इसका भी जिक्र आने वाला है। इस टॉपिक को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पीछे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम हुआ है सीरिया में हुआ है, तो समझेंगे कि आखिर अमेरिका ने जो बमबारी की है आखिर वो क्यों की है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो वर्ष 2011 में सीरिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई और उस समय यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जो सरकार थी, वह बशर अल असद की सरकार थी, अभी भी यही है। वर्ष 2000 से वह यहाँ की सत्ता पर काबिज है। तो जो अरब स्प्रिंग की क्रांति हुई थी जिसने कई तानाशाहों को उनके पद से हटा दिया, यहां पर भी अर्थात सीरिया में भी यहां की जनता ने सरकार को हटाने का आंदोलन चलाया। सीरिया जो कि काफी संपन्न और ठीक ठाक देश माना जाता था, आज इसका 70% एरिया क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ रिपोर्ट के अंदर 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में समझिए कि आखिर ये पूरा मुद्दा पड़ता कहां से। तो वर्ष 2011 में क्या हुआ था, अरब स्प्रिंग के माध्यम से यहां के लोगों ने आंदोलन किया कि हमें क्या करना है, बशर अल असद की सरकार को हटाना है। जनता का यह जो आंदोलन करता एक वर्ग था, इसमें से कुछ लोग क्या हो गए, इन्होंने हथियार उठा लिए, ये विद्रोही बन गए और इन विद्रोहियों के ऊपर बशर अल असद की सरकार ने क्या किया, भारी दमन किया। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि केमिकल वेपन अर्थात केमिकल वाले जो हथियार हैं जिनका प्रयोग करना जो है कि किसी भी नियम के तहत या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उचित नहीं है, वो उनका भी प्रयोग किया गया। भारी हथियारों का प्रयोग इन विद्रोहियों के ऊपर किया गया। अब जो सीरिया में जो कुछ हो रहा था
इसमें क्या हो रहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे वो क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे। जैसे रूस और ईरान ने क्या किया, बशर अल असद की सरकार का समर्थन किया, तो अमेरिका ने क्या किया, विद्रोहियों का समर्थन किया। इससे जो हिंसा प्रारंभ हुई उससे लगभग 4 लाख लोग मारे गए, कई लाख जो है कि लोग शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में अभी भी रह रहे। सीरिया में सभी देशों के अपने अपने हित हैं, जिसके कारण यहां पर शांति स्थापित करना भी दूर की बात है। और अभी भी सीरिया का जो 70% भाग है युद्ध की चपेट में है, और इस क्षेत्र में कभी आप आए दिन ये खबरें सुनते रहते हैं कि यहां पर क्या हुई है, बमबारी हुई है। प्रश्न आएगा अब क्या हुआ है, तो हुआ क्या था कि 15 फरवरी को इराक के उत्तर में स्थित इरबिल में एक जो है कि कंस्ट्रक्शन साइट थी, और यहां पर सीरिया के एक मिलिशिया ग्रुप का मतलब होता है ये ऐसे लड़ाके हैं जो किसी देश की सेना के तो भाग नहीं है, लेकिन ये समूह है, इनके पास हथियार हैं, इनके जो लड़ाके होते हैं स्किल्ड होते हैं। जैसे कि हम कहें कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति 200-500 लोग मिलकर हथियारों से सुसज्जित हो जाएं और वह कहें कि हम मिलिट्री जैसा कार्य करेंगे, तो इनको कहा जाएगा मिलिशिया। तो सीरिया में जो मिलिशिया ग्रुप है, कई मिलिशिया ग्रुप जो विद्रोहियों के थे, जैसे कि हमने बताया कि कुछ विद्रोही क्या हुए, जो है कि संगठित हो गए, और कुछ जो आंदोलनकारी विद्रोही के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो उसी में से कुछ विद्रोहियों ने अपने आप को मिलिशिया के रूप में कन्वर्ट कर लिया, और इसी में से 2 मिलिशिया ने क्या किया था, 15 फरवरी को इरबिल में एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, यहां पर हमला किया। इसमें कई अमेरिकी नागरिक जो कि हताहत हुए, और जो एक कॉन्ट्रैक्टर था इसकी मृत्यु हो गई। और यह पहला हमला नहीं था, अर्थात अमेरिका ने कहा कि यह हमारे ऊपर जो आए दिन हमले होते हैं इसका हमें जवाब देना होगा। कुल मिलाकर अमेरिका के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आपको पता है कि इराक में जो युद्ध हुआ उसके बाद अभी भी अमेरिकी सैनिक वहां पे हैं, और उनके कई तरह के प्रोजेक्ट्स वहां पर हैं। तो अमेरिका की संपत्ति और सैन्य टुकड़ी पर जो हमले हो रहे थे उससे अमेरिका एकदम जो है कि तनाव में था, और उसको एक बहाना चाहिए था कि किसी भी तरह से उसको एक बहाना मिले और वह क्या करे, बमबारी करे और अपनी सैन्य मजबूती को प्रदर्शित करे। ऐसा ही हुआ। ये जो हमले किए गए थे इरबिल में 15 फरवरी को, इसमें 2 संगठनों का नाम था, एक संगठन ए है, एक संगठन ए है, और ये दोनों मिलिशिया ग्रुप हैं। इनके विषय में माना जाता है कि इन्हें क्या है, ईरान का समर्थन प्राप्त है, अर्थात ईरान गुप्त रूप से इनकी फंडिंग करता है। ये ध्यान दीजिएगा। अब ये जो ग्रुप है न सिर्फ अमेरिकी स्थानों पर हमला करता है, बल्कि इराक में भी हमला करता है, और इराक में हथियारों की आपूर्ति के साथ साथ ये वस्तुओं की तस्करी भी करता है। मध्य पूर्व और इराक में जो कि अमेरिका की मजबूत स्थिति है, और अमेरिका इसे बनाए भी रखना चाहता है। इसी कारण कई बार ऐसी घटनाओं को भी वो अंजाम दे चुका है जो अप्रत्याशित होती हैं। और हाल ही में क्या किया है उसने, अमेरिका ने 15 फरवरी की घटना का बदला लेने के लिए इराक सीरिया सीमा पर स्थित अल जो है कि बुकामल नामक स्थान पर क्या किया, हवाई सैन्य हमला करके कई मिलिशिया को मार दिया, और 2 संगठनों का जिनका मैंने नाम लिया उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी रहने वाले क्षेत्र थे उसको तबाह कर दिया। अमेरिका के जो नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, इन्होंने यह हमला करवाया है, और इनका यह पहला अटैक है। इसके माध्यम से अमेरिका ने न सिर्फ बदला लिया है, बल्कि यह संदेश देने का भी प्रयास किया है कि उस पर या उसके किसी सहयोगी पर, अर्थात चाहे वह इराक हो या कोई भी देश जिसके साथ अमेरिका खड़ा है, अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होता है, चाहे वो मिलिशिया ग्रुप कहीं का भी हो, तो अमेरिका क्या करेगा, उस पर अपनी कार्रवाई जरूर करेगा। दरअसल इस हमले से अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने अपनी छवि को भी मजबूत करने का प्रयास किया है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो मध्य पूर्व वाला क्षेत्र है उसमें उलझन बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि उदार मानी जाती है, और यह माना जाता था कि वह किसी ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अमेरिका में कुछ नया हुआ है। नया यह हुआ है कि वहां पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसने कहा है कि 2024 में फिर से हमारे जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे वह डोनाल्ड ट्रंप होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को क्या माना जाता
जाता है, एग्रेसिव नेता के रूप में माना जाता है। तो यहां पर जो बाइडन ने जो कुछ किया उसमें यहां पर मध्य पूर्व में उनको मजबूती दिखाना दो कारणों से जरूरी था। पहला तो यह है कि वह यहां के जो मिलिशिया ग्रुप हैं या जो भी देश हैं उनको यह मैसेज दे सकें कि अमेरिका का हर कंडीशन में क्या करेगा, अपने हितों की रक्षा करेगा। दूसरा, जो बाइडन ने एक मैसेज अमेरिका के साथ साथ उन सभी नेताओं को देने का प्रयास किया है जो यह समझते थे कि जो बाइडन जो है कि सॉफ्ट पावर को लेकर आगे बढ़ेंगे। उनका यह कहना है कि हम कभी भी युद्ध कर सकते हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं अगर अमेरिका के वहां पर हित हैं तो। ईरान और सीरिया ने अमेरिका के खिलाफ कोई मजबूत प्रतिक्रिया नहीं दी है और ईरान द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जो समझौता वर्ष 2015 में हुआ था उसको फिर से क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं और ईरान किसी भी रूप में जो है कि क्या चाहता है कि वो प्रतिबंध उस पर से हटे। आपको पता है कि बराक ओबामा ने क्या किया था, समझौता किया था जिसमें ईरान ने कहा था कि वह अपने जो परमाणु या न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसका सुपरविजन करवाता रहेगा और वह कई शर्तों के अधीन होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही उन्होंने इस फैसले से को वापस ले लिया। तो जो बाइडन जो कि अभी सत्ता में आए हैं उनके विषय में यह माना जा रहा है कि वो ईरान पर लगे हुए प्रतिबंधों को शिथिल करेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी मैसेज दे दिया है कि अगर ईरान कभी भी किसी भी माध्यम से अगर अमेरिका के हितों के अगेंस्ट में कार्य करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरे रूप में देखें तो जो मध्य पूर्व वाला क्षेत्र है इसमें जो बाइडन अब अमेरिका की छवि कुछ और रूप में भी बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर या हर उस ग्रुप पर हमला करेंगे जो कि क्या करता है, लोगों की जान लेता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि जो बाइडन ने सऊदी अरब के साथ कई ऐसी चीजें की हैं, कई ऐसे समझौतों पर ब्रेक लगाया है, कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जिनकी कल्पना सऊदी अरब ने कभी नहीं की। ठीक किसी तरह से अब इस पूरे क्षेत्र में जो बाइडन की जो पॉलिसी है वो सॉफ्ट पावर के साथ साथ एग्रेशन की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसके माध्यम से चाइना, रसिया और अन्य जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, जो चाइना को जो अमेरिका को यह समझते थे कि अब बाइडन के सत्ता में आने के बाद वह कमजोर हो जाएगा, उसको वह गलत सिद्ध करना चाहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो बमबारी थी यह क्यों की गई थी, इसके पीछे क्या कारण थे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।